तो आज से हम लोग का एक नया क्लास हिस्ट्री फाउंडेशन क्लास जो हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, जो हमें सभी तरह के रेलवे एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, बीपीएससी ऑल तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज से हम लोग जो नया क्लास है स्टार्ट करने वाले हिस्ट्री का, जिसमें आपको हिस्ट्री के टोटल जितने भी फाउंडेशन क्लास होते हैं, पूरा बेसिक लेवल से लेके पूरा एडवांस लेवल तक आपको यहाँ पे बताया जाएगा। पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल जो है आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको जीके क्वेश्चन बताए जाएंगे। साथ ही आपको हर संडे को जो है आपका एक नया क्लास दिया जाएगा। तो हिस्ट्री में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो नया शुरुआत करिए 2025 से। धन्यवाद। चलिए हम लोग का जो नया क्लास स्टार्ट होगा आज से, हिस्ट्री फाउंडेशन क्लास हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए हिस्ट्री के फाउंडेशन क्लास में आप लोग बढ़िया से पढ़िए और या हिस्ट्री की फाउंडेशन क्लास कीजिए। चलिए आज से हमारा एक नया क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखा है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, हेरोडोटस ने जो है हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है लिखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम भारतीय इतिहास को किसने 3 भागों में विभाजित किया। सर्वप्रथम भारतीय इतिहास को किसने 3 भागों में विभाजित किया है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस ने जो है भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांटने का जो है कार्य किया है। इसमें जो पहला आपका होगा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक के आधार पर 3 कालखंड में किस विद्वान ने विभाजित किया है। तो सांप्रदायिक के आधार पर जो है 3 कालखंड में इतिहास को किसने 3 भागों में बांटा है। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स मिल नामक विद्वान ने जो है सांप्रदायिक के आधार पर जो है 3 कालखंड में इसे विभाजित किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी। मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा हिस्ट्री ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो थी, प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है, ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये जो पुस्तक है दोस्तों, ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक, ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, B.A. स्मिथ नामक विद्वान ने जो है ये पुस्तक जो है लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ईरानी ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है। ईरानी ने भारत को किस नाम से जो है संबोधित किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, हिंदुस्तान कहा है। ईरानी लोगों ने भारत को जो है हिंदुस्तान कहा है। और यूनानी ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है। यूनानी ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इंडिया कहा है। अगर पूछा जाएगा आपको कि ईरानी ने भारत को किस नाम से संबोधित किया, तो हिंदुस्तान कहा। और यूनानी ने भारत को किस नाम से संबोधित किया, तो इंडिया कहा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन काल का कौन सा शासक अभिलेख जारी करने वाला प्रथम शासक था। क्वेश्चन है कि प्राचीन काल का कौन सा शासक था जो अभिलेख जारी करने वाला प्रथम शासक था। तो प्रथम जो था दोस्तों, ये अशोक जो था, अशोक ने प्राचीन काल में अभिलेख जारी करने वाला ये प्रथम शासक जो था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का जो है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हमें कौन से स्रोत से मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हमें कौन से स्रोत से मिलती है। इसका जो सही आंसर होगा, पुरातात्विक स्रोत से जो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी जो है हमें पुरातात्विक स्रोत से मिलती है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों एपीग्राफी। एपीग्राफी जो है दोस्तों अभिलेख के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीग्राफी जो है अभिलेख के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख लिखने में सर्वप्रथम किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था। मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अभिलेख लिखने में सर्वप्रथम किस भाषा और लिपि का जो है प्रयोग किया था। इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है किया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जो है अभिलेख जारी करने वाला शासक जो है ये अशोक ही था। अशोक जो था सर्वप्रथम अभिलेख जारी करने वाला प्रथम शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला सर्वप्रथम विद्वान कौन था। ये जो लिपि था दोस्तों, ये ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ये जो लिपि थी इसको पढ़ने वाला सर्वप्रथम विद्वान कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। कौन सा दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप जो था ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला सर्वप्रथम विद्वान था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का आ गया है कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को कौन से काल के अंतर्गत रखा गया है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अर्ध ऐतिहासिक काल होगा। ये काल तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्राचीन काल को जो है तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल को तीन भागों में जो है बांटा गया है। पहला हम लोग का है प्रागैतिक काल, दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसलिए यहाँ पे जो है दिया गया क्वेश्चन की हड़प्पा सभ्यता को कौन से काल के अंतर्गत रखा गया है। तो अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातात्विक के जनक किसे माना जाता है। तो जनरल ए कनिंघम को जो है, जनरल एलेक्जेंडर कनिंघम को जो है, इसे शॉर्ट में ए कनिंघम भी कहा जाता है, उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है। तो सिक्के के अध्ययन को दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स मतलब मुद्रा शास्त्र जो है सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है। इसी तरह हम पढ़े थे कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभिलेख के अध्ययन को आपको पता होगा, अभिलेख के अध्ययन को जो एपीग्राफी कहा जाता है, अभिलेख के अध्ययन को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ की बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा वेद जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल का समय कब से कब तक है। वैदिक काल का समय जो है कब से कब तक है। इसका तो सही आंसर होगा 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक दोस्तों जो वैदिक काल का समय माना जाता है। वैदिक काल का समय जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। उसी तरह ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक है। तो ऋग्वैदिक काल का समय जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक जो है ऋग्वैदिक काल का समय माना जाता है। कौन सा? ऋग्वेद का समय। उसी तरह दोस्तों उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है। तो 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक जो है उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। इसको मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर पूछा जाए कि वैदिक काल का समय कब से कब तक है, तो वैदिक काल का समय दोस्तों 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक जो है वैदिक काल का समय है। ऋग्वैदिक काल का समय जो है कब से कब तक है। तो ऋग्वैदिक काल का समय दोस्तों 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक है। 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वैदिक काल का समय है। उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक है। तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक जो है उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। बहुत ही ये तीनों जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, कौन से वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई। कौन सा ऐसा वेद था जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी। तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों ऋग्वेद की रचना जो है नहीं हुई थी। वेद हम लोग का कितना है। तो वेद हम लोग का जो है 4 वेद है। आप लोग को पता होगा हम लोग का कितने वेद है। 4 वेद है। एक ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और अथर्ववेद। ये 4 वेद हम लोग के हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि ऋग्वेद की रचना जो है कौन से वेद की रचना उत्तर वैदिक
काल में नहीं हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना काल कब से कब तक है? तो इसका जो रचना काल है दोस्तों 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक जो है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का जो है रचना काल माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कौन से वैदिक काल में आते हैं? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कौन से वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका जो समय जो है तीनों काल का जो तीनों वेद है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तीनों का काल जो है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। तो हम आगे जो पढ़े थे यहाँ पे कि 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना काल कब से कब तक है? तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कौन से वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं? तो वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो है ये तीनों को वेद को जो है रखा गया है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि सबसे प्राचीनतम और सबसे पहले कौन से वेद की जो है रचना हुई थी? इसका तो सही आंसर होगा दोस्तों ऋग्वेद की जो रचना सबसे पहले हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे आधुनिक और सबसे बाद में कौन सी वेद की जो है रचना हुई थी? सबसे आधुनिक और सबसे बाद में कौन से वेद की जो है रचना हुई थी? इसका आंसर होगा दोस्तों अथर्ववेद की जो रचना जो सबसे पहले और सबसे बाद में हुई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि वेद यत्री का क्या अर्थ होता है? वेद यत्री का जो है क्या अर्थ होता है? इसका जो अर्थ होगा दोस्तों तीन पवित्र वेद जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और सम्मिलित है, जिसमें जो है वेद यत्री क्या होता है? वेद यत्री का मतलब होता है दोस्तों तीन पवित्र वेद जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है सम्मिलित होते हैं, उसे वेद यत्री जो है कहा जाता है। जिस वेद में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद सम्मिलित होते हैं उसे वेद यत्री कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद का जो सबसे प्राचीनतम मंडल जो है दोस्तों 2 से 7 मंडल जो है सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद का सबसे आधुनिक मंडल कौन सा है? तो 1 से 10 मंडल जो है सबसे आधुनिक मंडल माना जाता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मतलब यहाँ पे जो ऋग्वेद जो है इसमें कितने मंडल हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। देखिए ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं जिसमें 1 और 10 मंडल जो है सबसे बाद में दिया गया है और सबसे पहले 2 से 7 मंडल जो है इसमें लिया गया था। इसलिए ऋग्वेद की सबसे प्राचीनतम मंडल पूछा जाए तो 2 से 7, ऋग्वेद का सबसे आधुनिक मंडल पूछा जाए तो 1 और 10 मंडल सबसे आधुनिक मंडल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है? कौन से मंत्र में जो है गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख हुआ है? तो कौन सा मंत्र ऐसा है दोस्तों, मतलब क्या कहता है गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख हुआ है? तो उल्लेख जो है गायत्री मंत्र का तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगर तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र की रचना किस विद्वान ने की थी? यहाँ पे पूछा गया है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस विद्वान ने की थी? तो विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र का जो है रचना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता और वनस्पति देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता और वनस्पति देवता का जो है उल्लेख है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे 9वें मंडल होगा। 9वें मंडल में जो है ऋग्वेद के सोम देवता और वनस्पति देवता का जो है उल्लेख दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों ऋग्वेद का कौन सा मंडल 4 वर्ण के बारे में बताता है? क्वेश्चन है दोस्तों ऋग्वेद का कौन सा मंडल 4 वर्ण के बारे में बताता है? तो 4 वर्ण के बारे में हमें 10वें मंडल में बताया गया है। 4 वर्ण के बारे में हमें 10वें मंडल में बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन है कि कौन से वेद को यूनेस्को ने विश्व मानव धरोहर में शामिल कर लिया है?
मतलब कौन सा ऐसा वेद है जिसको यूनेस्को ने विश्व मानव धरोहर में शामिल कर लिया है? तो इसका जो सही आंसर हो दोस्तों, ऋग्वेद को जो है, ऋग्वेद को यूनेस्को ने जो है विश्व मानव धरोहर में जो है शामिल कर लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में दिए गए हैं? तो अशोक के अधिकतर अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में जो है दिया गया है। कौन सा ब्राह्मी लिपि में? यहाँ पे ऊपर में मैं आपको पढ़ाया था कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जो था जेम्स प्रिंसेप था, और 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में इस लिपि को जो है पढ़ा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? किस वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था का है? तो ये ऋग्वेद में दोस्तों जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में है, वर्ण व्यवस्था के बारे में जो है बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कौन सा सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? कौन सा सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ माना जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों त्रिपिटक जो है सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है? ये सिद्धांत शिरोमणि दोस्तों किसकी रचना है? इसका तो सही आंसर होगा भास्कराचार्य की जो है दोस्तों सिद्धांत शिरोमणि जो है ये रचना है। चलिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। किस जैन ग्रंथ में षोडश महाजनपद का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन है कि किस जैन ग्रंथ में षोडश महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में जो है दोस्तों षोडश महाजनपद का जो है यहाँ पे उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रतिपादक कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रतिपादक दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब जो थे इस्लाम धर्म के प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की रचना किसने की थी? ये सबको पता होगा दोस्तों, मेगास्थनीज की रचना कौन सी है? तो इंडिका दोस्तों, जो इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता जो है दोस्तों वाल्मीकि है। रामायण के रचयिता अगर आपको पूछा जाए कि रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण के रचयिता जो है वाल्मीकि है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ये हिंदी का भी प्रश्न आपको बन सकता है दोस्तों कि ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा ध्वनि लिपि उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? तक्षशिला दोस्तों पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि तक्षशिला कहाँ पर स्थित है, तो तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में जो है तक्षशिला स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी इतिहास की पुस्तक कश्मीर के बारे में बताती है? ये दोस्तों बिहार एसआई में भी पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिया गया है कि इतिहास की पुस्तक के बारे में, मतलब कौन सी इतिहास की पुस्तक में कश्मीर के बारे में वर्णन है? तो दोस्तों ये राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है दोस्तों। राज तरंगिणी में जो है इतिहास में जो है कश्मीर के बारे में बताया गया। इस पुस्तक में राज तरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में जो है वर्णन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, कौन से पुराण में नगर योजना के सिद्धांत दिए गए हैं? तो स्कंद पुराण में दोस्तों जो नगर योजना के सिद्धांत जो है इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिख धर्म से, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है सिख धर्म की जो है स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग का आ गया है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वासुदेव कुटुंब किस भाषा का जो है शब्द है? ये जो वासुदेव कुटुंब, ये वासुदेव कुटुंब जो है दोस्तों किस भाषा का शब्द है? ये दोस्तों पाली भाषा का जो है शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र था? मतलब क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि कौन सा विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र था? इसका तो सही आंसर होगा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा का जो है सबसे प्राचीन केंद्र था, नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लिपि के बारे में पूछ दिया है कि दाहिने से बाएं, दाहिने से बाएं जो लिपि लिखी जाती है वे खरोष्टी लिपि है, और जो लिपि जो है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है वो ब्राह्मी लिपि होती है। इसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। कौन सी लिपि जो है भारत में दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, तो ये खरोष्टी लिपि होगी। अगर पूछा जाए कि कौन सी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, वो होती है ब्राह्मी लिपि। कौन होती है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि होती है। कौन सी लिपि होती है? वो ब्राह्मी लिपि होती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग का इतना ही क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा देख लिया है आज, और डेली इसी तरह से हम 50 क्वेश्चन आपके लिए रोज लाते रहेंगे दोस्तों। इसी तरह हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे के क्वेश्चन के लिए जो है आपको मैं टोटल बहुत ही कम से कम बहुत ही प्रश्न, आपको पूरा हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन बन सकता है पूरा प्राचीन से लेकर आधुनिक तक मैं आपको करवा दूंगा। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।